हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हाइड्रोजन। और ये वाला जो सेशन होने वाला है ये आपका कंप्लीट करवा देगा आपका इस चैप्टर हाइड्रोजन। तो अगर आप लोगों का एग्जाम आ रहा है बहुत पास, किसी का एग्जाम कल है, परसों है, उसके अगले दिन है, और अगर आप एक वन शॉट रिवीजन चाहते हो हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट आपको एक वन शॉट रिवीजन दे करके जाएगा। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट समझ जाओगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके हैंडमेड नोट्स के साथ में मैं आप लोगों को इसकी रिवीजन करवाने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर मैंने पहले आपको नहीं करवाया है तो मुझे शुरुआत से करवाना था, स्टार्टिंग से। तो अगर मैं इसकी लाइव क्लास लेती तो इसके 2-3 सेशंस बन जाते, बट आई वांट कि चैप्टर के 2-3 सेशंस ना बने, ये एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए चैप्टर। दैट्स व्हाट आई वांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले नंबर पर क्यों आता है पीरियोडिक टेबल में। इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या इसका मास है, क्या इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब चीजें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। इसमें ऐसी क्या खास बात है? हाइड्रोजन इतना प्यारा एलिमेंट है, थोड़ा सा शरारती एलिमेंट है एक्चुअल में ये। तो ये इतना अजीब एलिमेंट क्यों है कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर अपन को बनाना पड़ा, और सिर्फ चैप्टर ही नहीं, इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जा सकती है हाइड्रोजन के ऊपर। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है। क्यों है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं, तो इसका सिंबल होता है H। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो क्या होगा आपका 1। एटॉमिक मास 1। अगर हम बात करें एटॉमिक मास तो 1.0079 समथिंग इसका अप्रोक्स मास होगा, एग्जैक्ट मास। हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1 लेकर के चलते हैं। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट रहते हैं, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइटेस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। इसको डिस्कवर किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था 1766 के अंदर। और कैसे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन के साथ में रिएक्ट करवाए, जिससे कि क्या होता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, क्योंकि FeSO4 बनेगा आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इट्स नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लवॉइजियर। तो लवॉइजियर ने इसको नेम दिया था हाइड्रोजन बिकॉज इट प्रोड्यूस वाटर ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन को आप जनरेट, अगर हम इसको नाम को बीच में से तोड़े तो हाइड्रो एंड जन, हाइड्रो का मतलब क्या होगा? वाटर, एंड जन का मतलब क्या होगा? जनरेट। तो क्या होता है, अगर हम वाटर को बर्न करते हैं तो उससे हमारी क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज समझ में आ गई। तो चलिए हम बात करते हैं अभी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यूनिक क्यों है हाइड्रोजन इतना? तो हाइड्रोजन की सबसे यूनिक बात तो गाइज ये होती है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाई मेटल के साथ में प्लस हेलोजन के साथ में, इन दोनों के साथ में ही वो प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज शो करता है। हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल्स के साथ में भी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, मैच करता है एक्चुअल में, और हेलोजन के साथ में वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टीज को मैच करता है। अब हाइड्रोजन इतना यूनिक एलिमेंट है, वो दोनों के साथ में अपनी प्रॉपर्टीज मैच करता है। किस किस तरीके से बात करता है उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज मैच करती है। सबसे पहले आता है, हम बात करते हैं एल्कलाई मेटल्स के साथ में क्या प्रॉपर्टीज मैच करता है। देन फर्स्ट इज, ये क्या करता है गाइज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखो 1s1, यहाँ पर भी क्या होगा? लास्ट में s1, मतलब जो लास्ट शेल होगा वो कौन सा होगा? s सब शेल होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में रहेगा? s सब शेल में रहेगा। तो ये सबके सब कैसे हैं? ये सबके सब अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके खुश है। लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो 1s2, स्टेबल हो जाएगा। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है। और इन्हीं की तरह हमारा हाइड्रोजन भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके H पॉजिटिव बनाएगा, जिससे कि ये भी कैसा एलिमेंट कहलाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये कहलाएगा। तो ये हमारे पास में इसकी दो प्रॉपर्टीज मैच कर गई ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस तरीके से सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1, तो ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है ना, पोटेशियम भी करता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी H पॉजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। लिबरेशन एट कैथोड, तो ये कैथोड पे लिबरेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, और कैथोड की कैसी होती है? नेगेटिव। भाग करके कहाँ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा।
कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करता है, ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है कहीं कहीं, तो जो हाइड्रोजन है वो एज वेल एज मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से वो नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्ट करता है। क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है बट स्टिल वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्शन करता है। गॉट इट? सोडियम हाइड्राइड भी बनाया जाता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ में तो रिएक्ट करता है, या वो नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्ट करता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर है उसके पास में, क्योंकि वो रिडक्शन करता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिडक्शन करवाए, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आप इस रिएक्शन के थ्रू ये चीज आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हैलोजन के साथ में किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो अगेन वही चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सेम एज हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हाइड्रोजन की है वो किसके बराबर होती है, लगभग हैलोजन्स के ही बराबर की लगभग इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस तरीके से हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना, उसी तरीके से वो -1 भी शो कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। मैंने बताया था ना, मैंने क्या बोला, सोडियम हाइड्राइड भी बना सकता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकता है। मैक्सिमम जो कंपाउंड्स बनते हैं ना गाइस, वो हाइड्रोजन के साथ में ही बनते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं मैम ये तो आप गलत बता रहे हो, मैक्सिमम कंपाउंड तो कार्बन के बनते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी हम एक चीज सोचते हैं, कार्बन क्या बनाता है, फॉर एग्जाम्पल CH4, मीथेन, इथेन। तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास में बनाए जा रहे हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी, कार्बन का नंबर ज्यादा है कि हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं, हर किसी के अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। कार्बन के तो मोस्टली कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ही बनते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो मेजर कंपाउंड बनाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिसिटी, लाइक हैलोजन, जो हाइड्रोजन है वो भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2F2, Cl2, Br2, I2, उस तरीके से। कॉम्बिनेशन विद मेटल, मैंने बोला ना, नॉन मेटल और मेटल दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, लाइक CH4, CCl4, नॉन मेटल के साथ में मिलकर के ये क्या करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। जो हैलाइड्स होते हैं वो भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लाइक यहाँ पर क्लोरीन क्या है, हैलोजन है ना, कोवेलेंट बना रहा है ये भी, और ये भी कोवेलेंट बना रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हाइड्रोजन को रिजेंबल करती है, किसके साथ में, एल्कलाई के साथ में भी और हैलोजन के साथ में भी। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाई और हैलोजन से डिफरेंट भी तो हो सकता है ना। सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने इनके साथ बता दी कि इनके साथ कौन कौन सी मैच करती है। अब ऐसी कौन सी है जो इन दोनों से डिफरेंट है, इन दोनों से अलग, मतलब हाइड्रोजन की सोचो आप कितनी प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कलाई मेटल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन कम कम है, स्मॉल क्वांटिटी में है। अनलाइक एल्कलाई एंड हैलोजन, हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन्स नहीं होता, हाइड्रोजन के पास में 0 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि मेटल्स और हैलोजन के पास में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर एसिडिक इन नेचर, बट ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर न्यूट्रल इन नेचर। तो देख सकते हैं हम आराम से, लिथियम ऑक्साइड बेसिक है, क्लोरीन ऑक्साइड एसिडिक है, जबकि हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, ये न्यूट्रल है, वाटर बनाता है ना ये, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। हैलोजन मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर व्हाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी लोन पेयर, हाइड्रोजन के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता है, जबकि हैलोजन के पास में लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन का जो साइज होता है मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्कलाई कैटायन, तो कैटायन से तो कम होता है लेकिन हैलाइड से ज्यादा होता है। तो ये कुछ चीजें थी गाइस जो हाइड्रोजन को अलग बनाती हैं एल्कलाई मेटल से भी और हैलोजन मेटल से भी। अब बात ये थी कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एल्कलाई नेचर भी शो कर रहा है और वो हैलोजन नेचर भी शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन को कौन से एलिमेंट में, कौन से ग्रुप में रखा जाए, उसको कौन से नंबर एलिमेंट पे रखा जाए, तो इसलिए सारे साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखे।
तो लास्ट में क्या हुआ, हाइड्रोजन को पहला नंबर दे दिया गया कि हाइड्रोजन ठीक है वो दोनों के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको पहला नंबर दे देते हैं, वरना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें, कौन से नंबर पे इसको रखें, इसको क्या नंबर दें, ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, इसलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, पहले नंबर पर बिठा दिया गया। अगर किसी को नहीं पता है तो जो एल्कलाई मेटल होते हैं आपके, वो लिथियम से स्टार्ट होते हैं, ना कि हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल्स में नहीं आता है, एल्कलाई मेटल आपके लिथियम से स्टार्ट होते हैं। गॉट इट। तो ये कुछ चीजें थी जो हाइड्रोजन के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को जाननी थी। अब इसके नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास में जो एटॉमिक नंबर हो वो सेम हो, जबकि मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन की हमारे पास में तीनों आइसोटोप्स आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तीनों के बारे में बताती हूँ। प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम हाइड्रोजन जिसके बारे में जनरली पढ़ते हैं, जो वाटर बनाता है, जो कंपाउंड्स बनाता है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, जो हाइड्रोजन जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। ये आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स है, तो वो प्रोटियम ही है। ड्यूटेरियम क्या होता है, ये हैवी वाटर की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ट्रीटियम क्या है, ट्रीटियम एक रेयरेस्ट पाने जाने वाला हाइड्रोजन है, जो कि आपको एटमोस्फेयर की अपर लेयर में पाया जाता है। ये हमें मतलब इजीली नहीं मिल पाता है ट्रीटियम, तो ये बहुत ही रेयर मिलने वाला एक एलिमेंट है। नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि ट्रीटियम क्या है, रेडियो एक्टिव, बाकी दोनों नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। Isotopic effect, the difference in the properties and isotopes of an element are due in different, their atomic masses are called isotope effect। मैंने बता दिया है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। ट्रीटियम का यूज क्या होता है, ये आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह आप इसको यूज करते हो, मेक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस एंड यूज टू रेडियो एक्टिव ट्रेसर। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, ऑब्वियसली ये वाटर से बनाया जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो जो हाईली रिएक्टिव गैसेज होंगी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, एक्चुअल में गैसेस नहीं, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं वेप वाटर के साथ। हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंड H2 गैस कैचेस फायर, तो ऑब्वियसली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो पानी में आग लग जाती है। फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर मैं लेस रिएक्टिव की बात करूँ जिंक की, तो अगर मैं जिंक को पानी के साथ में रिएक्शन कराऊँ, मतलब इसको बॉइल किया जाए, तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी लिबरेट कर जाएगी। सेम एज स्टीम के साथ में हम ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, अगर क्या किया जाए, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी एंड ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, और हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसेस बन जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम एल्कलाइज, तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। एल्कलाइज से किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से रिएक्शन की जाएंगी, ZnNaOH, तो यहाँ पर आपको सोडियम जिंकेट या एम्फोटाइप नेचर शो करता है। एसिड से किस तरीके से बनाया जाएगा, एसिड से जब हम हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्शन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, लिबरेट करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल। अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव हुआ, देन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सिंपल चीजें आप लोग आराम से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। इट इज लाइटेस्ट एलिमेंट एंड इट डेंसिटी इज 1/14 ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर की डेंसिटी की 1/14 होती है। अगर अच्छे आपको ना यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी गैस इनमें से ऑर्डरलेस है, कौन सी कलरलेस है, तो हाइड्रोजन का उसमें नाम आपको याद रखना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज क्वाइट स्टेबल एंड इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाईली हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सम केमिकल प्रॉपर्टी आपको गिवन है। नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल रहेगा, हाईली कंबस्टिबल गैस होती है, बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम याद रखना है, कौन सी फ्लेम के साथ में बर्न करेगा, ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न करेगा। मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, हाइड्राइड बना देगा। नॉन मेटल के साथ में कराएंगे तो क्या बना देगा, तो यहाँ पर वो हेलोजन क्लोराइड बना देगा, मतलब उस तरीके से हेलाइड्स बना देगा। ठीक है, यहाँ पर हेलाइड और यहाँ पर भी हेलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन में आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो रहेगा फ्लोरीन रहेगा। हेबर्स प्रोसेस, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमारे पास अमोनिया बनेगा। कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे। मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंप्लीटली ब्रेक ना कर सके, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वो पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये भी आपके था, हाँ, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो चीजें मैं छुड़वा रही हूँ ना, आप ये मत सोचना कि मैम छुड़वा रही है, पॉइंट्स आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग समझ में आ जाएंगे। टाइम की हमारे पास में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, इसलिए फटाफट से करवा रही हूँ आपको वन शॉट रिवीजन की तरह, लेकिन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी चैप्टर, छूटेगा कुछ भी नहीं। उस चीज को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर आप लोग ये सेशन देख करके एग्जाम में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से एग्जाम कर पाओगे, बट कंसेप्ट को अच्छे से समझना बस। ये नोट्स मैं इस क्लास के जस्ट बाद में ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जाकर के आप इसके नोट्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूले, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो हमारे पास में 3 तरीके के हाइड्राइड्स बनते हैं, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद दोज एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, यानी कि एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल क्या होते हैं? इनकी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाइड्रोजन से कम होगी, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इनके मुकाबले। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो कौन से हाइड्राइड्स बनते हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं, लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्लोंशियम हाइड्राइड। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स। मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ करके जितने हाइड्राइड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू हाइड्रोजन। दीज आर stoichiometry in nature like sodium hydrogen. These are white crystalline solid. Their thermal stability decreases from up to down. नीचे जाएंगे तो इनके थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब जितना हम ऊपर की बात करेंगे लिथियम की, सोडियम की, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी वो इंक्रीज रहेगी एज कंपैरिजन टू जब हम ग्रुप में कैसे मूव करते हैं? डाउन मूव करते हैं। द डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स आर मोर देन दैट ऑफ पेरेंट मेटल बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इन द वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होता है? जो आपको स्पेस दिख रहा है, जैसे कि आपने 4 बोले ली, आप उन चारों बोलों को इस तरीके से सजा रहे हो, तो जो बीच में ये स्पेस बचता है ना, इसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो यहाँ पर जाकर के फिट हो जाता है। डेंसिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिथियम। तो हाइड्राइड की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की भी ऐड कर रही है ना, बजाय कि वो सिंगल एलिमेंट की। तो हाइड्राइड की ज्यादा होगी सिंगल एलिमेंट के मुकाबले। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे बिहेव एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट। लिबरेटेड हाइड्रोजन एज द एनोड। तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? लिबरेट करेगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं, ये इनकी रिएक्शंस है, ये आप लोग देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिएक्शंस देखने के बाद में। अब बात करते हैं मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? अगेन इंटरस्टिशियल का मतलब वही होता है वॉइड जो मैंने बताया था ना, लाइक ये बॉक्स के अंदर आपने 4 ये बोले रख दी और यहाँ पर जो जगह बचती है ना बीच में, ये क्या होता है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इसको इसलिए बोला जा रहा है। तो ये हाइड्राइड्स कब बनते हैं? दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ग्रुप। तो यहाँ पर आप ये पढ़ने से पहले एक बार ये समझो, मैंने बताया आयोनिक। आयोनिक कब बनेगा? जब हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करेगा। मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट कब बनेगा? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, अपने से ज्यादा, लाइक हैलाइड्स, हैलोजन, लाइक हैलोजन्स। तो जब वो हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर वो मोलिकुलर बॉन्ड बनाएगा, मोलिकुलर हाइड्राइड बनाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड, BH3, H2 एटसेट्रा, इस तरीके से। और ये हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं? ये भी हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से मोलिकुलर हाइड्राइड बनते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड। जिनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। पहले मैं इनका मतलब आपको समझाती हूँ। डेफिशिएंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी होना, है ना। इसका मतलब हो जाएगा कमी होना, यानी कि डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला AlH3 और मैंने बोला CH4 और मैंने बोला NH3। तो तीनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। एल्यूमिनियम के पास में मान लीजिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना दिया। लेकिन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 हुए क्या, इसका ऑक्टेट बना क्या, नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। CH4 बिल्कुल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के हमारे पास में कितने एलिमेंट होते हैं, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, बस स्टिल क्या हो गया, ये 2 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री रह गए, यानी कि लॉन पेयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेस है मेरे पास में। तो ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड। आगे समझ में इन तीनों की कहानी। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन एक्सेस। ये है प्रिसाइज, मतलब इसके अंदर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसमें एक्सेस में मिल रहे हैं और इसमें डेफिशिएंट में मिल रहे हैं। आ गई कहानी समझ में। अब बात करते हैं मेटालिक और इंटरस्टिशियल की। ये किसके साथ में बनते हैं, ये D और F ब्लॉक, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में जब हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पर कौन से हाइड्राइड बनते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स के बीच में जगह बना देता है अपनी, दिख रहा है आपको, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन ने अपनी क्या बना ली, जगह बना ली। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैविंग मेटालिक लस्टर, मतलब इनके अंदर एक मेटालिक चमक होती है। Their density is less than that of parent metal। इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। मतलब यहाँ पर अगर कोई हैलाइड बन रहा है ना, हाइड्राइड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है LaH3 मान लो, ठीक है, तो इसकी ज्यादा नहीं होगी, इसकी कम होगी बजाय की लेंथेनियम की, ठीक है। तो लेंथेनियम से कम होगी लेंथेनियम हाइड्राइड की। और वहां पर क्या था, आयोनिक में NaH की ज्यादा थी बजाय की सोडियम की, मतलब पेरेंट से ज्यादा थी और यहाँ पर पेरेंट से कम है। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पर पेरेंट से कम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये वोलेटाइल इन नेचर होंगे और ये स्टोकियोमेट्री इन नेचर होंगे, वो नॉन स्टोकियोमेट्री, ये नॉन स्टोकियोमेट्री होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बीच बीच में दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर से पढ़ लेना, जो भी समझ में ना आए तो समझ में तो आ जाएंगे, उसमें आपको बता देती हूँ एक बार। द हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्राइड ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो आपको बोला है कि 17th जो ग्रुप के साथ में बनाता है ना, ग्रुप ऑफ 15, 16 और 17, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि सेकंड एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप इनके साथ में क्या होता है, कम होता है। मतलब पहले एलिमेंट के साथ में ज्यादा होता है। नाइट्रोजन पहला है, इधर ये फ्लोरीन पहला है, उस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहला है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा। तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो इनके पीछे का रीजन होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो जो इनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो कम रहेगा बजाय की दूसरे एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड। तो ये आपको दे रखा है किस तरीके से ये हाइड्रोजन आते हैं। यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रेशो है आपको दे रखा है, यहाँ पर इसका ज्यादा होगा फिर बाद में कम होता जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर इसका ज्यादा होगा बाद में कम होता रहेगा। तो ये आपको इनका ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है, तो आप लोग ये ऑर्डर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ H2O की, बहुत ही जरूरी है। अगर हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं और हम वाटर नहीं पढ़े, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है हाइड्रोजन के साथ में, तो पढ़ेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp3 बनेगी। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं एक बार थोड़ा आप लोगों को और बता देती हूँ। स्ट्रक्चर में इसकी वाटर की ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार आप थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाती है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर 2 मेरे पास में क्या बनते हैं, 2 मेरे पास में बनते हैं लोन पेयर। तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, याद है क्या ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बताया था मैंने। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप लोग ये छुपा दो, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तो ये कैसी बनेगी, बैंड शेप बनेगी या फिर वी शेप्ड बनेगी, ठीक है, बैंड शेप या वी शेप बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी बनती है, sp3 बनती है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। अब अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल इसका होगा 104.5 डिग्री। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस किस तरीके से बनती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनती है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लाइक मैंने बात की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ भी क्या है, अब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी ये किसी के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ये इसके साथ में कैसे जुड़ा होगा ऑक्सीजन, इस तरीके से। अब इसके साथ में फिर एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, ये फिर हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, ये फिर किसी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। ये एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा वो बॉन्ड बन रहा है, एक कंपाउंड के बीच में यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसी कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ में, लाइक ये एक कंपाउंड आपको दिख रहा है और एक ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इन दोनों कंपाउंड का आपस में कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, आपस में कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए आइस को तोड़ना बहुत इजी है। वाटर को आप कितनी भी शेप में ले सकते हो ना, वाटर सॉलिड भी ले सकते हो, वाटर लिक्विड भी ले सकते हो, उसको गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके स्टेट को कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि जो आइस है उसकी डेंसिटी आपको लगता होगा कि हैवी है वाटर के मुकाबले, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट फ्यूजन, तो ये सब आप लोगों को पता है, हायर होगा हाइड्राइड से। Ionic compound are dissolved in water due to presence of ion dipole interaction and its H2O हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो डिजोल्व कर जाते हैं वाटर के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड, एल्कोहल, एमाइन, शुगर एक्सेट्रा आर डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो एल्कोहल होगा, वाटर होगा, ये डिजोल्व कर जाते हैं ना वाटर के अंदर। एल्कोहल जो लेते हैं वाटर के अंदर डाल करके डिजोल्व करके लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, बिकॉज ऑफ इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, सॉरी वाटर जो है, वो कैसा नेचर शो करता है, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। हाइड्रोजन यानी कि मेरे पास में जो वाटर है वो बेस के साथ में भी रिएक्ट करेगा NH3 के साथ में, और H2S एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है। वो दोनों के साथ में रिएक्शन करता है, क्योंकि वो कैसा नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है वाटर लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ऑटोप्रोटोलाइसिस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। वाटर के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और OH नेगेटिव आयन बाहर निकालेगा। वाटर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाटर की, तो वाटर को जब मैं क्या करूँगी, डिसोसिएट करूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास में 2H पॉजिटिव और 2H OH नेगेटिव निकल जाएंगे। अब यहाँ पर 2H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से H2 से H2 गया, क्या बना, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 और 2 OH नेगेटिव। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है गाइस। तो आप लोग इससे देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और सेम एज ये रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, अगर मैं हाइड्रोजन के बजाय क्या ले लूँ, OH नेगेटिव ले लूँ। ठीक है, hydrate forms, H2O react with many ionic compound to form hydrate salt. The water in hydrated salt is known as water of crystallization. तो यहाँ पर क्या बनता है, water of crystallization बनता है ना। सोडियम, इसके साथ देखो, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 हाइड्रोजन कंपाउंड मिलते हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो ये बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट वाटर सॉल्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर सॉल्ट और इंटरस्टिशियल वाटर सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेट वाटर सॉल्ट कब बनेगा, द वाटर इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी के पास में, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लग जाता है किसी एटम के साथ में, तब मेरा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है ना, तो अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, कंप्लीटली इसको दे देगा। वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर सोल्ट, तो यहाँ पर कौन सा वाटर सोल्ट बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और इंटरस्टिशियल कहाँ पर बनेगा, जो वॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन गैस अपनी जगह बना लेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर की। वाटर हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज सॉफ्ट वाटर एंड सेकंड वन इज हार्ड वाटर। अच्छा, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं ना इसकी, तो वहाँ पर एक एग्जांपल आप ये भी याद रख सकते हो, जैसे कि जब हम बात करते हैं बर्फीले इलाके की, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका है तो वहाँ पर पानी के ऊपर बर्फ की लेयर जमने लग जाती है, देखा है ना, पानी के ऊपर बर्फ की लेयर जम जाती है, एकदम चादर जैसी बन जाती है, चादर की तरह बिछ जाती है वो आइस पूरे वाटर लेक के ऊपर। लेक्स में आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा,
तो किस वजह से होती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी बहुत कम है वाटर के मुकाबले। उससे की वजह से जो बर्फ है वो ऊपर ऊपर अपनी चादर बना लेती है। और आपको जान करके थोड़ी सी हैरानी होगी, आपको पता तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो चादर है ना, वो एक्वेटिक एनिमल को बचाने का काम करती है। ये सारा नेचर है कि जो आइस की डेंसिटी है वो कम है वाटर के मुकाबले, इस वजह से आइस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, बल्कि वो वाटर को कवर अप देती है एक अच्छे से, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है वो बहुत ज्यादा सर्दी में अपने आप को बचा सकते हैं। वो उनके लिए ब्लैंकेट का काम करती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। हमारे पास में दो तरीके के पानी होते हैं, दो तरीके के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मेनली जो सॉफ्ट वाटर होता है वो वाटर के साथ में क्या देता है, लेदर देता है। जो पानी के साथ में झाग बनाए वो सॉफ्ट वाटर, जो झाग ना बनाए वो हार्ड वाटर। तो बहुत ही सिंपल है अगर इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो। लेकिन कोज क्या है इसके, देखो सबसे जो साफ पानी होता है ना, सबसे शुद्ध पानी होता है, वो कौन सा होता है, वो रेन वाटर होता है। आपको लगा मैम क्या बोल रहे हो, क्यों झूठ हमें बोल के पका रहे हो, रेन वाटर कैसे हो सकता है, रेन वाटर में तो कितने डस्ट पार्टिकल होते हैं, फिर एसिडिक होती है, तो कैसे प्योर हो सकती है। तो रेन वाटर सबसे ज्यादा प्योर होती है जब वो आसमान से गिरती है। आसमान से गिरते टाइम जब वो धरती तक आती है तो वो बिल्कुल अच्छा पानी नहीं रहता है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर धूल मिट्टी, बहुत सारे पॉल्यूशन पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा गैसेज, बहुत ज़्यादा केमिकल उसके अंदर मिल जाते हैं, जिस वजह से वो एसिडिक हो जाती है। रेन थोड़ी सी उसका पीएच लेवल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और वो हमारे कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो आसमान से गिरता है तो बादल से पानी जो आता है वो बिल्कुल 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 प्योर वाटर आता है। डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर रहेगा, ऑब्वियसली सॉफ्ट वाटर जो आप घरों में यूज करते हो। हार्ड वाटर नलके का पानी, कुएं का पानी, समुद्र का पानी, थोड़ा खारा पानी होता है ना, इसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। झाग नहीं देता है किसी भी चीज के साथ में, लादरअप नहीं करता है। कोस क्या है हार्डनेस की, हार्डनेस अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम है, पानी के अंदर कैल्शियम है, पानी के अंदर सल्फेट्स हैं, पानी के अंदर कार्बोनेट्स हैं, ये सारी चीजें अगर पानी में प्रेजेंट है तो वाटर क्या बनेगा, हमारा वाटर हार्ड बनेगा। तो उस हार्डनेस को रिमूव करने की वाटर से बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हार्डनेस भी हमारे पास में दो तरीके की होती है। एक बार मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ये जो C13H35COONA, ये आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये सोप का फॉर्मूला होता है। तो जब सोप के साथ में क्या बनते हैं, सोप के साथ में जब कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा ना, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ये इम्प्योरिटी है, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी है ना, ये वो है। तो ये लेदर अब क्यों नहीं देता, एक बार हम समझते हैं इस चीज को। क्योंकि अगर सोप इसके साथ में रिएक्शन करेगी वाटर के अंदर, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, सोप के साथ में कैल्शियम पॉजिटिव आयन जुड़ जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, NaCl बना देगा सोल्ट, और यहाँ पर कैल्शियम आयन के साथ में कनेक्ट कर जाएगा। अब क्या है, जो कैल्शियम है ना, ये इसके साथ में कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, व्हाइट पीपीटीज बना देंगे। पानी के ऊपर ऊपर सफेद सफेद आपको दिखने लग जाएंगे दाने दाने, क्योंकि वो पीपीटी बना चुका है। अब पीपीटी बन चुका है, पीपीटी तो पानी में डिजोल्व हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से साबुन जो है, सोप जो है, वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती है। वो जो सल्फेट है, जो मैग्नीशियम है, जो क्लोराइड है, जो कार्बोनेट है, वो हार्डनेस है, वो सोप में लेदरअप क्यों नहीं, सोप को लेदरअप क्यों नहीं करने देते, क्योंकि वो उसका अपने कनेक्ट करके क्या बना देते हैं, पीपीटी बनाना शुरू कर देते हैं। प्रेसिपिटेट बनेगा तो वाटर में डिजोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, अब हार्डनेस होती है दो तरीके की, एक होती है टेम्परेरी जो कार्बोनेट है, और एक होती है परमानेंट जो नॉन कार्बोनेट है। अब टेम्परेरी है, इसको तो आप कैसे भी रिमूव कर दो, बॉइलिंग करके, फिल्टर करके। आप इसको नॉर्मल फिल्टर करो, आप बॉइल करो, तो बॉइल करोगे तो क्या हो जाएगा, जो इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्ड आयन है ना, वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो आप उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं मेथड की। तो सबसे पहला मेथड होता है बॉइलिंग मेथड। जब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब इसको बॉईल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि पीपीटी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, तो मेरे पास में सिर्फ क्या बचेगा, प्योर वाटर बचेगा। सेम एज यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो यहाँ पर अगर इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी बनकर निकल जाएंगे, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो वाटर है वो मेरे पास में बच जाएगा। पीपीटी बन गई तो मैं इसको फिल्टर करके आराम से अलग कर सकती हूँ। अब बात करते हैं क्लार्क प्रोसेस की। तो क्लार्क प्रोसेस क्या होता है, आप इसको लाइम के साथ में रिएक्शन करो। अब वाटर में क्या डाल दो, अब वाटर में क्विक लाइम डाल दो। तो जो वाटर में क्विक लाइम डालोगे तो क्या बनेंगे, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के पीपीटी बन जाएंगे, और वाटर बाहर निकल जाएगा। मतलब हमारा मेन मोटिव होता है कि हम पीपीटी बना दे किसी तरीके से पानी के अंदर, प्रेसिपिटेट बना दे। तो प्रेसिपिटेट को तो हम क्या कर सकते हैं, बाय फिल्टर अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इम्प्योरिटीज को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव की जा सकती है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास में सबसे पहला मेथड होता है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। वॉशिंग सोडा प्रोसेस कैसी होती है? इन दिस मेथड वॉशिंग सोडा इज एडेड इनटू हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं। दिस वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, एमजी सल्फेट, इन सब में क्या करता है? रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म करना शुरू कर देता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोनेट जितने बन रहे हैं ना, सारे के सारे प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन रहे हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इजीली रिमूव कर सकते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस भी है इसके लिए। इसके अंदर आपको क्या करना है? सिलेक्ट लाइम एंड वॉशिंग सोडा को दोनों को मिक्स करना है हार्ड वाटर के अंदर, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट बना देंगे। अब इसका जो लास्ट मेथड आता है ना, वो होता है आयन एक्सचेंज मेथड। ये आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? ये थोड़ा समझने वाली चीज है, बहुत अच्छा मेथड है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है? आप जियोलाइट का यूज करते हो। जियोलाइट क्या होता है? Na2Z। आप इसका यूज करते हो। इसका यूज करने से क्या होता है? ये क्या करता है? ये ऊपर एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने की, देखो यहाँ पर इसने क्या कर दी? इसने यहाँ पर एक लेयर बना दी। ये एक फिल्टरेशन का काम करता है। Na2Z जो है, जियोलाइट जिसको बोलते हैं, ये एक लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है? जो धूल, मिट्टी, जो कंकर, ग्रेवल्स का मतलब सैंड, ग्रेवल्स मतलब कंकर पत्थर जितने भी है ना, वो सब क्या होंगे? सब टैंक में नीचे बैठ जाए। अब इधर से हार्ड वाटर डाला जा रहा है, आप स्ट्रक्चर को देखो, इधर से हार्ड वाटर डाला जा रहा है। मैं इसको जूम करती हूँ एक बार, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से हार्ड वाटर डाला जा रहा है। हार्ड वाटर डालने के बाद में जो जितनी भी धूल मिट्टी होगी, जितने भी उसके अंदर सल्फेट्स होंगे, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। सोडियम जिंकेट की लेयर उसको फिल्टर कर देगी, और जो पानी पानी होगा वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा? सॉफ्ट वाटर, वो ऊपर निकल आएगा, और जितनी भी गंदगी है वो यहाँ सारी की सारी टैंक के थ्रू बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो ये होता है आयन एक्सचेंज मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ, इसकी बात करते हैं एफिशिएंट प्रोसेस है, चीप प्रोसेस, इसका खर्चा बहुत कम बैठता, तो मोस्टली इस प्रोसेस को यूज की जाती है। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक होती है कैटायन और आयन एक्सचेंज। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है? इसके अंदर दिस एक्सचेंज आर रिजाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय RCOH। आर मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्कलाइल ग्रुप, उसके साथ में COOH जुड़ा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पर आर कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है। तो ये किसके लिए है? ये इसके लिए है गाइस, कि यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद में हाइड्रोजन के साथ में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम वो क्या करेंगे? वो कनेक्ट कर जाएंगे और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या करेंगे? पानी के अंदर H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने एल्कलाई की चैन वाला ये कंपाउंड डाल दिया पानी के अंदर, तो ये क्या करेगा? जो कैल्शियम है जितना भी, उसको तो ये अपने अंदर सोक कर लेगा। ठीक है, अपने अंदर सोक करके उसको सॉलिड फॉर्म में बना देगा, और नीचे पानी में क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव मिल जाएगा कैटायन एक्सचेंज के अंदर। डायग्राम ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पर पानी में H पॉजिटिव मिला, मतलब पानी कैसा हो गया? अब एसिडिक हो गया। ऑब्वियसली पानी एसिडिक हो गया। अब ये पानी यहाँ से निकल के दूसरे टैंक में जाएगा, और इस पानी में क्या है? इस पानी में H पॉजिटिव मिला हुआ है, यानी कि ये वाटर कैसा है? ये एसिडिक है। अब जब ये दूसरे टैंक में जाएगा ना, तो वहां पर हम क्या डालेंगे? वहां पर हम ये डालते हैं RCOOCA। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्वियसली डाले रखते हैं पहले ही, जो क्या करता है? जो कि इसमें OH नेगेटिव को रिलीज करता है, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों जब मिलेंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। हमें तो न्यूट्रल वाटर चाहिए ना। अब यहाँ पर H पॉजिटिव है, तो ये वाटर कैसा है? ये एसिडिक वाटर है। और अब इसको अगर मैं बेसिक बना दूं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? न्यूट्रल बना देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो कि इसको क्या बना दे? OH नेगेटिव बना दे, जिसकी वजह से अब ये पानी कैसा हो जाएगा? अब ये पानी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में बात? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं H2O2 की। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव करता है इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर मैं बात करूं मीडियम्स की, तो दोनों की तरह बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। रिडक्शन बिहेवियर शो करता है H2O2। मैंने बताया ना आपको रिडक्शन वाले चैप्टर में कि एक ही टाइम पे ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है, तो ये आपको इतना नहीं पढ़ना है वैसे। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली D2O के बारे में।
यानी कि मेरे पास में ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, यानी कि जो हार्ड वाटर है। अब हम उसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, हैवी वाटर और हार्ड वाटर। इसकी डिस्कवरी हुई थी कि यूरे ने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 के अंदर। ये लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर का। ही शोड दैट ऑर्डिनरी वाटर कंटेन ट्रेसेस हैवी वाटर 1 पार्ट इंटू 600 पार्ट। तो क्या है ऑर्डिनरी वाटर की अगर आप बात करो तो ऑर्डिनरी वाटर जो है वो हर 6000 पार्ट में एक पार्ट आपको हैवी वाटर का मिलता है। हैवी वाटर इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह वर्क करते हैं। इसको हम एक एज एन फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। इसकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इसको एज एन फ्यूल भी यूज किया जाए। ठीक है, तो ये भी अगेन कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आप देख लेना। इसकी रिएक्शन की बात करें तो सेम रिएक्शन करता है, D2 को बाहर निकाल देगा, O2 को बाहर निकाल देगा। बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ही रिएक्शन करता है कंपाउंड्स के साथ में। ठीक है, उसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। इसके यूजेस मैंने बता दिया है। ये एज एन मॉडरेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसको अगर हम फ्यूचर में चाहें तो फ्यूल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और इसको स्टोरेज थोड़ा सा इसका मुश्किल है क्योंकि रिएक्टिव इन नेचर है, हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका कंप्लीट चैप्टर हाइड्रोजन। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस है जो कि मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक बार आप देखोगे ना आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम आ ही रहा है अभी बहुत जल्दी, तो इसलिए चैप्टर करवा दिया है। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। बात ये करनी थी कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के बाद में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में भी टाइम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो के नीचे। अगर बच्चों चाहते हो आप लोग कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर लेकर के आऊँ तो मैं ले आऊँगी, लेकिन अगर आप सबके एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के तो फिर उस चैप्टर को करने का कोई फायदा नहीं बनता। वो चैप्टर हम सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ में ही कर लेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे ही आपके एक और चैप्टर आता है तो उसके अंदर हम बात कर लेंगे। हाइड्राइड्स का चैप्टर आएगा आपके, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंप्लीटली रिलेट करता है, तो उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी ही पड़ेगी। तो मैं सोचती हूँ अगर आपका फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो ही चुके हैं, आपको एग्जाम में तो जरूरत है नहीं, लेकिन चैप्टर तो मैं करवाऊंगी, छुड़वाऊंगी तो नहीं, तो मैं उस चैप्टर को उस चैप्टर के साथ ले लूंगी ताकि आपको दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड होकर अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे वो दोनों साथ में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। वो दोनों सेकंड सेम में आएगा आपका एक चैप्टर, 12th चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, आप देख लेना। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th वो हाइड्राइड्स वाला चैप्टर है। उन दोनों का आप लोग साथ में करोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर देंगे कुछ ही दिन में। लेकिन अगर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, एग्जाम में अभी टाइम है, तो फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दूंगी आप लोगों को। तो वो आपको मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा। वो सब एक ही चैप्टर रहता है, बाकी मैं सारा करवा चुकी हूँ आप लोगों को। अभी हमें टर्म 2 शुरू करना है, वो कब से करना है आप लोग वो भी मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। आपके सारे एग्जाम हो जाए टर्म 1 के, उसी के बाद हम टर्म 2 शुरू करेंगे। ओके, सो टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। बाय गाइस, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।